नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन से प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, जिससे प्रदेश के गरीब जरूरतमंदों का उत्थान हो रहा है। युवाओं को बिना पर्ची खर्चे की नौकरियां मिल रही हैं, तो वहीं किसानों की आय दुगनी करने के लिए मनोहर सरकार के कई योजनाएं भी चला रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों शीतकालीन सत्र संपन्न हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में चल रही सभी योजनाओं के बारे में कई अहम जानकारियां दी। रिपोर्ट देखिए। पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र संपन्न हुआ। शीतकालीन सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर सवाल जवाब हुए। वहीं सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब तथ्यात्मक तरीके से दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन के पटल पर प्रदेश हित में चलाई जा रही सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने परिवार पहचान पत्र और अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के गरीब जरूरतमंद परिवारों को अंत्योदय की भावना से नौकरियां देने का काम किया है, जिससे प्रदेश के गरीब परिवार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास जो बहुत बड़ा डाटा वो है परिवार पहचान पत्र का। परिवार पहचान पत्र में से अब हम आगे इस क्राइटेरिया गरीबी के हिसाब से हमारे 70 लाख परिवारों की किसके परिवार की क्या इनकम है, हम इसमें कई राउंड के अंदर उसकी वेरिफिकेशन करा चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन के पटल पर नशे के खिलाफ भी जमकर आवाज बुलंद की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में नशा को जड़ से खत्म करने के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं, जिससे नशा तस्करों पर लगाम लग सके और प्रदेश नशा मुक्त हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नशा तस्करी में जो भी लोग शामिल हैं, उन पर कानूनी रूप से सभी तरह की कार्रवाई की है और उनकी अवैध संपत्तियों को भी चिन्हित कर उन्हें तोड़ा गया है। ये विषय एक शब्द का विषय उठाया है कि अपने प्रश्न में ये कहते हैं कि वो विध्वंस हुआ। विध्वंस हमेशा जो होता है उसकी तो एक प्रकार से बाधात्मक शब्द है कि हम शायद उसको ठीक नहीं मानते इसलिए विध्वंस हो गया। आप ये कहते हैं ये कार्रवाई है, ठीक है गलत है सरकार बताएगी, लेकिन आप पहले उसको करें ये कार्रवाई शायद गलत है, विध्वंस हुआ। तो इस विध्वंस शब्द को अगर अपने प्रश्न में से वापस लेकर के अपनी बात करेंगे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विध्वंस कहेंगे तो इसका मतलब ये इससे सहमत नहीं है। इतना ही नहीं, सीएम मनोहर लाल ने सदन के पटल पर युवाओं के रोजगार को लेकर भी गंभीर नजर आए। सदन में मुख्यमंत्री ने पूर्व की सरकारों को घेरते हुए रोजगार देने में लंबे वक्त लगाए जाने पर भी सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि आज युवाओं को रोजगार देने पर काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पिछले 8 सालों में लाखों युवाओं को रोजगार दिया भी गया है और सरकार भविष्य में और भी ज्यादा रोजगार देने के लिए मनोहर नीतियों पर काम कर रही है। समय समय पर बहुत से चेंजेस व्यवस्था में सिस्टम में होते रहते हैं। उसमें सबसे बड़ा एक चेंज होता है कि किस विभाग में कितनी पोस्टें चाहिए, कितनी जरूरत है, कितने लगे हैं, कितने खाली रह गए। समय के हिसाब से बहुत चेंजेस में होते हैं। अब 2 चेंजेस मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं। एक चेंज तो टेक्निकल युग आ गया है। अब इस टेक्निकल युग में फिर वही बात पोर्टल वाली कि आईटी के जमाने में बहुत चीजें अब आपकी ऑनलाइन हो गई हैं। जो मैनुअली जितने लोगों की पहले जरूरत होती थी अब उतने लोगों की जरूरत रही नहीं है। अगर हमको अच्छी सरकार की व्यवस्थाएं बनानी है, यानी जिसको इफेक्टिव करना है, समय पर करना है, कॉस्ट इफेक्टिव करना है, तो हमको हर विभाग के सिस्टम को रैशनलाइज दोबारा से करना पड़ेगा। कितनी जरूरत है, आप जरूरत है उस हिसाब से पोस्टें अपनी सैंक्शन कराएंगे। नए सिरे से हर साल फिर जरूरत पड़ेगी फिर सैंक्शन कराएंगे। और अगर कहीं ज्यादा सैंक्शन पहले से हैं, आज जरूरत नहीं है, उनको कम करने की भी आवश्यकता पड़ेगी, कम भी करेंगे। लेकिन ये काम सरकार अपने आप नहीं कर सकती। हमने बहुत कोशिश कर ली विभागों में, विभाग का अपना एक सोचने का तरीका रहता है। तो इसके लिए हम जो विचार किया है वो ये किया है कि हम एक
रैशनलाइजेशन कमीशन ये बना रहे हैं। और रैशनलाइजेशन कमीशन इंडिपेंडेंटली वो हर एक विभाग में किस पोस्ट की कितनी संख्या की जरूरत है वो हमें रिपोर्ट देंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट उसको स्वीकार करेगा और स्वीकार करने के बाद ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है बढ़ाएंगे, कम करने की जरूरत है कम करेंगे। हमारी आबादी की दर अब लगातार कम हो रही है। आबादी की दर लगातार कम हो रही है। 0 से लेकर 10 साल तक हमारी आबादी जो है अब मात्र 12% है, 9% है। और 10 साल से 20 साल तक 12% है। 20 साल से 30 साल तक ये 18% है, यानी 10-10 साल के। आखिर नीचे का बैच ज्यादा हो तो ऊपर स्वाभाविक है, प्राकृतिक तौर पर कुछ ना कुछ कम होने की एक संभावना बनी रहती है। लेकिन नीचे कम है और ऊपर ज्यादा है, इसका मतलब है कि हमारी आबादी की दर कम होती जा रही है। और आबादी की दर अगर कम हो रही है, ये आंकड़े मेरे ऑथेंटिक आंकड़े हैं, वो कहीं से भी आप इसको इनक्वायरी कर लेना। जब आबादी की दर कम हो रही है तो स्कूलों के बच्चे क्या होगा, कम हो जाएंगे। जब कम होंगे तो हमें उस सिस्टम को रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। जेबीटी की बात आती है। जेबीटी आज जितनी सैंक्शन पोस्ट हैं उसमें आज भी 40,000 35,000 खाली दिखाई जाती हैं। ये 40 ठीक आंकड़ा मुझे ध्यान करना पड़ेगा, लेकिन खाली दिखाई जाती हैं। जबकि आज हमको गेस्ट टीचर लगाने के बाद वो टीचर हमारे सरप्लस हो गए प्राइमरी में। और सरप्लस को बचाया कैसे जाए, तो मैंने पिछली बार भी सेशन में बताया था कि जो नॉर्म था 1:30 गीता जिसमें हम करेंगी, नॉर्म्स 1:30 था, उसको हमने 1:25 किया ताकि ये गेस्ट टीचर इनको हम खपा लें। स्कूलों में विद्यार्थी कितने हैं इसका देखना पड़ेगा। ऐसे ऐसे स्कूल बच्चे कितने हैं, 5 प्राइमरी स्कूल 8 10। नॉर्म क्या है, किसी भी प्राइमरी स्कूल में 2 पीआरटी टीचर होने जरूरी हैं। 10 बच्चों पर आप 2 टीचर रखेंगे तो आपको सिस्टम को संभालना कि नहीं संभालना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा हरित क्रांति से आईटी का सिरमौर भी बनता जा रहा है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार आईटी के क्षेत्र में भी कई बड़े बदलाव किए हैं। दरअसल हैदराबाद और बेंगलुरु के बाद हरियाणा के गुरुग्राम जिला आईटी हब बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। विश्व की सैकड़ों फॉर्च्यून कंपनियां हरियाणा में अपना व्यापार बढ़ाने के लिए चुना है। इतना ही नहीं, आज राज्य में आईटी कंपनियों द्वारा नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा रहे हैं। कहने के लिए ये जो कटाक्ष किया जा रहा है कि हमारी सरकार पोर्टल की सरकार है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब से आईटी का सिस्टम शुरू हुआ है, 21वीं सदी जिस भी प्रकार से काम को आगे बढ़ाना चाह रही है, आज टेक्नोलॉजी के बिना ये चीजें संभव नहीं है। कोई एक समय था जब मैनुअल जो सारी चीजें चलती थी और एक फाइल यहां से चल करके वहां तक स्टेट हेडक्वार्टर तक या जहां भी जानी होती थी, सरकार को एक नाम दिया गया था, सरकार क्या, जो सरक सरक कर चले, वो सरकार। लेकिन हमको आज के युग में इसको स्पीड बनाना है। स्पीड माने कोई चीज अगर नीचे किसी बूथ लेवल पर भी हो रही है और वो अगर टेक्निकली उसके अंदर एंटर कर दिया, कोई ऐप बना दी, पोर्टल बना दी, कुछ बना दी, तो जिस समय वहां एंटर किया उसी समय जिसको भी उसको अधिकार है देखने का, फट अपना लॉगिन करे, वो उसको देख सके। सबकी नजर इसके ऊपर रहे ताकि काम में स्पीड आए, काम की कॉस्टिंग को चेक किया जा सके, भ्रष्टाचार ना हो सके, क्वालिटी को ध्यान रख सके। तो ऐसा एक मल्टीपल एक सिस्टम जिसको ये कहा गया कि सबका साथ सबका प्रयास, इसका अर्थ ही है कि सब लोग इन्वॉल्व हो, जनता भी इन्वॉल्व हो। सोशल ऑडिट सिस्टम इस ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये जो आज का समय है, इस समय में हम कदम ताल यानी एक बार सबको मिला करके साथ चलेंगे तो ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल का सबको लाभ होगा, इसकी कोई कठिनाई नहीं होगी। हरियाणा, भले हम पुरानी सोच के कहे जाते हैं कि हरियाणा तो ऐसा है, बड़ा ये खड़े बोली का प्रदेश है, बड़े ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं, देश दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन आज आधुनिकता के आधार पर पिछले 8 साल में हमने जितने प्रयत्न किए हैं, इन प्रयत्नों के आधार के ऊपर देश में सब सरकारों में ये डंका बजा है कि हरियाणा जो है इन मामलों में सबसे आगे निकल गया, सबसे आगे निकल गया। और बहुत चीजों तो ऐसी हैं, दूसरी सरकारें वो हमसे पूछने के लिए आती हैं कि आपने कैसे किया। मुझे स्वयं जम्मू कश्मीर, जैसे 2 दिन पहले मैंने बताया, जम्मू कश्मीर वहां के एलजी ने मुझे बुलाया कि आपके यहाँ परिवार पहचान पत्र का सिस्टम क्या है, जरा हमारे आके बताओ। मेरा वहां घंटे भर का भाषण हुआ इस विषय को लेकर के। महाराष्ट्र के लोग ही हमारे पास आए, पड़ोस में अपनी राजस्थान सरकार, उन्होंने भी बहुत से हमारे जो विषय उनको समझा है। हमारी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी 8 राज्य
उसमें कोई पार्टी के हिसाब से नहीं। जिन राज्यों को लगता है कि ये अच्छी पद्धति है, और हम भी सीखते हैं, जब कोई अच्छी बात कहीं से बाहर से होती है तो हम सीखते हैं। हमारा आपस में अगर एक फेडरल, ये हमारा एक स्टेट है, फेडरल कोऑपरेटिज्म है, तो हमको सबसे अच्छी बातें सीखनी चाहिए और अपने कोई अच्छी बात हो दूसरे को बतानी चाहिए। तो इसलिए ये जो सीखने का समय है इसको हमें गंवाना नहीं चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में तालाबों के जीर्णोद्धार को लेकर भी विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में 14,000 तालाब हैं, जिनमें से 8,000 तालाबों पर काम करने की जरूरत है और अभी तक 1,762 तालाबों पर काम शुरू हो चुका है। एक हमारे विशाल सैनी जी ने तालाबों का विषय उठाया था। अथॉरिटी के पास बहुत बड़ा काम है। ये 14,000 तालाब है हरियाणा के, 8,000 तालाब ऐसे हैं जिनके लिए काम की आवश्यकता है, जिनके ऊपर करने की ओवरफ्लो हैं और जो पोल्यूटेड हैं, जिनकी जहां कहीं कब्जे भी हैं, तो इन सारे का काम करने के लिए उन्होंने अपने हाथ में काम लिया है। अभी तक 1762 तालाबों का जो जीर्णोद्धार का काम है वो शुरू हो चुका है। 663 तालाबों का काम ये पूरा भी हो चुका है। हमारे सभी विभाग, चाहे पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट, सिंचाई विभाग, पीएचडी, जो भी विभाग इसके अंदर काम कर रहे हैं, या ये हमारा जो मिकाडा है, क्योंकि काटा मिकाडा एक ही बात है, तो जिनको पानी को सिंचाई के लिए आगे बाहर निकालना है, ऐसे सब विभाग इसमें मिलकर काम कर रहे हैं। गति इनकी बहुत अच्छी है, ठीक है, फिर भी इस गति को बढ़ाने के लिए इसमें और कुछ इंजीनियर्स या और डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन इसको हम और तेज करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन को अवगत कराया कि हमारी सरकार ने ये प्रावधान किया है कि कोई भी कर्मचारी अगर उच्च पद पर होने वाली नियमित भर्ती में जाना चाहता है तो उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि निगम के माध्यम से अब तक की गई भर्तियों में 37% उम्मीदवार अनुसूचित जाति से संबंधित है। अभी हमने जिले को एक इकाई माना था कि एक जिले के लोगों को प्राथमिकता दी जाए। विचार आया कि जिला भी कई बार बड़ा होता है। अब सिरसा जिला, डोवाली भी वही है और नाथुरी चोपटा भी उसी में है, डिंग भी उसी में है, दोनों का मिलाकर के 80 किलोमीटर की दूरी है। तो इसको ब्लॉक के हिसाब से एक श्रेणी बनाई जाए कि ब्लॉक के अंदर है तो ज्यादा मार्क्स दिए जाए, जिले में थोड़ा उससे कम दिए जाए, एडजॉइनिंग जिले में और कम दिए जाए। और हमारी कोशिश है कि ऐसी कच्ची नौकरी जो है वो एडजॉइनिंग जिले से ज्यादा दूर के व्यक्ति को बेशक भी टाला जाए, वहां कहीं जरूरत पड़ेगी वहां देखेंगे। इसलिए ये सारे क्राइटेरिया जो बनाए हैं, इस क्राइटेरिया के आधार पर योग्यता, हाँ अनुभव। एक प्रारंभ में ये था कि एचकेआर में शुरू में हम जो अनुभवी लोग हैं, जो हरियाणा सरकार के ही किसी विभाग से, बोर्ड कॉर्पोरेशन से, क्योंकि वहां वो कच्चे नौकरी वाले हटते तो हैं ही हैं। जैसे ही हमारा जोर है कि एचपीएससी की, एचएससी की नौकरी को बढ़ाओ, जब वो बढ़ाएंगे तो उनकी जगह जो लगे हुए हैं उनकी पोस्ट के अगेंस्ट ही है, वो हटेंगे तो उनको पहले प्राथमिकता दो, अनुभव के मार्क्स अलग से दो। अनुभवी लोगों को सबको रजिस्टर कराया था, जिनका अनुभव नहीं था उनका नहीं कराया था। विषय आया कि प्राइवेट अनुभव को भी इसमें शामिल करो। प्राइवेट अनुभव की ऑथेंटिसिटी कोई नहीं कर पाएगा, तो इसलिए जो ऑथेंटिसिटी जिस डिपार्टमेंट की है, बोर्ड कॉर्पोरेशन की है, अनुभव उसी का माना जाएगा और किसी का अनुभव भी हम मान नहीं सकते। तो ये अनुभव का विषय। फिर इसमें कल क्या होगा, आखिरी चिंता जायब है। 21 साल के बाद, 2 साल 4 साल बाद इसकी जगह कोई आएगा, ये हटेगा। अब सारी उम्र के लिए लगने वाला नहीं है। हम ये कहते हैं कि अच्छा सारी उम्र की चिंता है इसकी, वो तो पक्की नौकरी वाला ही सारी उम्र का उसका प्रावधान है। जो कच्ची नौकरी के, ठेकेदारी के या हरियाणा कौशल रोजगार के, इनको सारी उम्र के लिए हम कोई व्यवस्था बना नहीं सकते, ना हमारा कोई इसके अंदर कोई स्टैट्यूटरी कोई प्रावधान हो सकता कि अध्यापकों के दोनों बार जो 2074 और 2049 इन लोगों की जब उसके अंदर अवसर इनको जिनको देना था उसका क्राइटेरिया समझ करके मैंने स्वयं बटन दबाया, और स्वयं बटन दबाने के बाद दोनों बार 10-10 लोगों से मैंने फोन भी किए। एक ने कहा जी नहीं अभी तो कोई समाचार नहीं। मैंने कहा फोन बंद करो, अपना फोन में देखो उठा के तुम्हारे पास कोई मैसेज आया है। 5 मिनट बाद फोन आया, हाँ जी मैसेज आया है। तो इसलिए उनको हाथों हाथ बटन दबाते हैं, हाथों हाथ उनको मैसेज पहुंचता। मैसेज ये पहुंचता कि आप फला जगह जाकर के, हाँ आपको अपना वो डालना पड़ता, उनको अपना नंबर डालना पड़ता, फिर उनको स्कूल का स्थान पता लगता कि इस स्कूल में आप 15 दिन के अंदर जाके ज्वाइन करें। 15 दिन में ज्वाइन नहीं करता, फिर उनको मैसेज आता आपका नाम इसमें से खत्म काट दिया। क्योंकि ये लंबा समय का मामला नहीं है, हमने और भी नए लोगों को उसमें लगाना है। इसके बाद हमारे पास जो बहुत बड़ा डाटा वो है परिवार पहचान पत्र का।
परिवार पहचान पत्र में से अब हम आगे इस क्राइटेरिया गरीबी के हिसाब से, एक छोटी बात सुन लो, आईना उठाया ना करो, आईना उठाओ तो पहले खुद देखा करो, वही मैं कह रहा हूं आपको। दिखाया करो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व की सरकार में फाइलें सरक कर चलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं। पोर्टल और ऑनलाइन के माध्यम से भ्रष्टाचार को खत्म किया है और गरीब जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। अब विषय आता है कि कहीं कहीं उनका जो अपना बजट है वो विकास के कामों में कई बार कम पड़ जाता है। तो कम पड़ता है क्योंकि उनका निश्चित बजट है, चाहे उसमें फाइनेंशियल स्टेट फाइनेंस कमीशन का हो, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का हो, उनकी अपनी इनकम हो, या स्टैंप ड्यूटी में पैसा मिलेगा, या उनके कहीं लीज बनी होती है, ठेका होता है, ये इनकम आती है। जो इनकम आती है वो सारा खर्च करने का अधिकार उनका। अगर कहीं कम पड़ता है वो फिर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से या HRDF की ओर से या कुछ अन्य जो रिजर्व फंड हमारे किसी स्कीम के होंगे, उस स्कीम में से ऑन डिमांड उनको दिए जाएंगे। ऑन डिमांड दिए जाएंगे तो उनके जो छोटे काम हैं, 25 लाख रुपए तक के जो काम हैं, उनको कराने के लिए उनको मिलेगा। 25 लाख से ऊपर का कोई काम है वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट कराएगा, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और उसका जो अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा कि उसकी अप्रूवल और उसकी सैंक्शन ये स्टेट गवर्नमेंट के ही अधिकारी देंगे। ये काम चूंकि उनका अपना पैसा, हम एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं 25 लाख से नीचे वाले काम, उसको तो उसी पैटर्न पर कराएंगे जो उनका अपना पैसा। 25 लाख से ऊपर के काम स्टेट गवर्नमेंट में, जैसे 25 से 1 करोड़ रुपया सीओ जिला परिषद अप्रूव करेगा, एक्शन उसकी सैंक्शन देगा। 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक डायरेक्टर पंचायत ये अप्रूवल देगा और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर वो उसका सैंक्शन करेगा। 2.5 करोड़ से 5 करोड़ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी अप्रूवल देगा। EIC या जहां EIC जिस डिपार्टमेंट में नहीं होते और डिपार्टमेंट में ऐसे हम कर रहे हैं, वहां चीफ इंजीनियर वो जो है उसका टेक्निकल सैंक्शन देंगे। 5 करोड़ से 10 करोड़ मंत्री डिपार्टमेंट के वो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देंगे और EIC और चीफ इंजीनियर वो उसके सैंक्शन देंगे। और 10 करोड़ से ऊपर चीफ मिनिस्टर ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए आएगा और टेक्निकल सैंक्शन इंजीनियर इन चीफ या चीफ इंजीनियर वो देंगे। तो इस तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट के भी प्रावधान है वो ये किए गए हैं। और मैं समझता हूं इसके अंदर हमने जितनी भी ऐसी पावर्स हैं जो पंचायतों को, जिला परिषद और ब्लॉक समिति, अथवा ऐसे ही पैटर्न एक बनाएंगे, उसके शायद अमाउंट कुछ अलग हो सकती है, लेकिन नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद उसका भी एक पैटर्न बना दिया है। ध्यान यही रखा है कि जो पैसा उन संस्थाओं का है उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लेती रहती है, जिससे प्रदेश के नागरिक विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। इसकी वानगी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में देखने को मिली, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब तथ्यों के साथ पेश किया। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। हरियाणा राज्य जिसने बागवानी के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की है, यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बागवानी विभाग नए आयाम स्थापित कर रहा है और हरियाणा के प्रगतिशील किसान परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा राज्य जिसका उदय सन 1966 में तत्कालीन पंजाब के सबसे पिछड़े इलाके को मिलाकर हुआ था, लेकिन यहाँ के जुझारू नागरिकों की मेहनत और इच्छा शक्ति के बलबूते हरियाणा राज्य आज देश के समृद्ध राज्यों में अग्रणी। चाहे उद्योग हो या कृषि, हरियाणा राज्य ने हर क्षेत्र में तरक्की अर्जित की है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। समय में बदलाव के साथ जरूरतें बढ़ती भी हैं और बदलती भी हैं, लेकिन जब कृषि के क्षेत्र में विविधीकरण की बात करें तो हरियाणा प्रदेश इसमें भी आदर्श स्थापित कर रहा है। परंपरागत खेती में जोखिम और लागत ज्यादा है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बागवानी विभाग प्रदेश के किसानों के लिए नई नई योजनाएं ला रहा है, जिससे किसानों की आय दोगुना ही नहीं बल्कि कई गुना बढ़ रही है और किसानों को बागवानी विभाग के प्रति अटूट विश्वास बन रहा है। इसी के परिणाम है बागवानी के क्षेत्र में हरियाणा राज्य पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन रहा है। बागवानी किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए
हरियाणा सरकार निरंतर कार्य कर रही है। बागवानी विभाग हरियाणा की ओर से किसानों को सशक्त बनाने के लिए पूरे राज्य में 11 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये सभी उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा राज्य के किसानों को उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करके मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी का परिणाम है कि हरियाणा राज्य के किसान अपनी परंपरागत खेती को छोड़कर जैविक खेती करने की ओर बढ़ रहा है। कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार ने पिछले 7 साल में बागवानी विभाग के बजट को करीब 3 गुना बढ़ा दिया है। बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाकर हरियाणा का किसान खुशहाल हो रहा है, जिससे विभाग के प्रति किसानों को विश्वास भी बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को हर योजना का लाभ देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत साल 2021-22 लगभग 1.29 लाख एकड़ क्षेत्र को पोर्टल पर पंजीकृत किया जा चुका है। हरियाणा सरकार की योजनाएं राज्य के किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही हैं। बागवानी क्षेत्र में अग्रणी हरियाणा राज्य की मनोहर सरकार ने भावांतर योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत यदि राज्य के किसानों को अपनी फसल मंडी में बेचने पर कम कीमत मिलती है, अर्थात किसानों को नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बागवानी फसलों पर भावांतर योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। इस योजना को 1 जनवरी 2018 को लागू किया गया। योजना के तहत 21 बागवानी फसल कवर हुआ। अब तक 5,403 किसानों को 14.12 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन। भावांतर भरपाई योजना हरियाणा सरकार की एक अनूठी योजना है। राज्य के जो किसान अपनी फसल जैसे सब्जियां, फलों आदि का बाजार में बेचते हैं, लेकिन उन्हें अपनी फसल बेचने पर उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उन किसानों को राज्य सरकार द्वारा फसल का या तो मुआवजा या फिर फसल की कम कीमत की उचित भरपाई के रूप में प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जा रही है, ताकि किसानों को उसकी फसल का सही मूल्य मिल सके। हरियाणा का बागवानी विभाग प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। बागवानी किसानों की फसल को मौसम की अनिश्चितता जैसे प्राकृतिक आपदा, फसल में बीमारी लगने, असामान्य बारिश, तूफान, सूखा पड़ना आदि के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा बागवानी विभाग की ओर से मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत कुल 21 सब्जियां, फल और मसालों की फसल को कवर किया गया है। ऐसी योजना चलाने वाला हरियाणा पहला राज्य है। फल की फसल पर 1,000 रुपए का प्रीमियम तय किया गया है। सब्जियों की फसल पर 750 रुपए का प्रीमियम तय किया गया है। फल पर बीमा राशि 40,000 रुपए प्रति एकड़ दी जाती है। सब्जियों पर 30,000 रुपए प्रति एकड़ दी जाती है। बीमा दावों का निपटान करने के लिए बागवानी विभाग की ओर से एक सर्वे भी किया जाता है, जिसके अंतर्गत फसल नुकसान की 4 श्रेणियां 25%, 50%, 75% और 100% में विभाजित की गई है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में कुल 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। बेल वाली बागवानी फसल में मक्खी के नियंत्रण के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार फल मक्खी परियोजना चला रही है और फसलों को रोगों से बचा रही है। किसानों को खुशहाल करने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार ने फलों, सब्जियों, मिट्टी और पानी में कीटनाशक अवशेष सामग्री की प्रवृत्ति के लिए कीटनाशक अवशेष प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जा रही हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार ने सिरसा और करनाल में अनूठी कीटनाशक अवशेष प्रयोगशालाएं स्थापित की है। वर्ष 2021-22 के दौरान बागवानी उत्पाद, मिट्टी और पानी के कुल 2,916 नमूनों का विश्लेषण किया जा चुका है। प्रयोगशालाओं में की गई जांच में उत्पाद के लिए 5.8% नमूनों में कीटनाशक का अवशेष स्तर अधिकतम अवशेष स्तर से ज्यादा पाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
आज देश भर में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई गई। दरअसल गुरु गोविंद सिंह जी महान योद्धा, मानवता के उपासक, खालसा पंथ के संस्थापक एवं सिखों के 10वें गुरु थे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उनकी जयंती पर नमन किया है। सीएम ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। महान योद्धा, मानवता के उपासक, खालसा पंथ के संस्थापक एवं सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन। देश में फैली कुरीतियों को मिटाने दी गई उनकी शिक्षाएं सदैव हम शिक्षित करती रहेंगी। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।